हाय व्यूअर्स, आई एम संगम कश्यप, ओटी टेक्नीशियन। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज मेलाइटस। जैसा कि हम जानते हैं डायबिटिक मेलाइटस इज ऑल्सो नोन एज डायबिटीज। डायबिटीज को हम कॉमनली जानते हैं शुगर की बीमारी, जिसको हम बोलते हैं शुगर हो गया है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे वन बाय वन डेफिनीशन, शुगर की डेफिनीशन या डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनीशन क्या होती है, इसको हम जानते हैं। तो ये क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ये क्या होता है, क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। उसको हम बोलते हैं डायबिटीज। नेक्स्ट हम जानते हैं क्लासिफिकेशन मतलब डायबिटीज मेलाइटस कितने प्रकार की होती है। तो हम ऐसे जानते हैं इसको, टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्ट हमारा है आईडीडीएम, सेकेंड है एनआईडीडीएम, एंड लास्ट है हमारा गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। तो हम वन बाय वन इसको हम जानते हैं। डायबिटीज मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट आईडीडीएम का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम दूसरे शब्दों में जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो हम इसके बारे में जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है। इसमें हमारी बॉडी क्या होती है, पैंक्रियाटिक सेल एक होती है, उसमें क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा बनना बंद हो जाता है। जो पैंक्रियाट सेल होते हैं वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा स्लो हो जाता है। इसको बोलते हैं आईडीडीएम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस प्रकार के पेशेंट में अगर डायबिटीज फर्स्ट है, टाइप 1 डायबिटीज होता है, तो उस प्रकार के पेशेंट में क्या होता है, पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन इंजेक्शन पे डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट है हमारा एनआईडीडीएम, जिसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें हमारी बॉडी इंसुलिन को बनाती तो है, इंसुलिन फॉर्मेशन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है। इस प्रकार के पेशेंट को नॉर्मली हम डाइट से मेंटेन कर सकते हैं, और इस प्रकार के पेशेंट में हमेशा ये डिपेंड नहीं होना पड़ता है कि लाइफ लॉन्ग उसको इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाए। नेक्स्ट हमारा है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल का मतलब होता है, ये इस प्रकार की जो डायबिटीज मेलाइटस होता है ओनली फीमेल में पाया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब फीमेल में प्रेगनेंसी होती है उस कंडीशन में गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से ओवरवेट हो जाता है। ओवरवेट का मतलब होता है ओबेसिटी का मतलब ये होता है फीमेल में ओवरवेट होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन तो होता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम जानते हैं इसकी इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉजेज। इसके कारण क्या है, डायबिटीज के कारण क्या है। डायबिटीज के नॉर्मली तो आप लोग जानते होंगे कि पहला, डायबिटीज को शुगर बोलते हैं, तो पहला रीजन इसका होता है हाई इंटेक ऑफ शुगर कंटेंट्स या शुगर। नेक्स्ट है ओल्ड एज
ओल्ड एज कैसे कॉजेज में आएगा? जैसे कि ओल्ड एज आपको पता है कि आफ्टर 40 ईयर्स जो होता है, आफ्टर 40 ईयर्स 40 साल के बाद बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है स्लो होने लगता है। मेटाबॉलिज्म जब स्लो होगा बॉडी का तो उसमें ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगती है। नेक्स्ट हमारा है इरेगुलर लाइफस्टाइल। इरेगुलर लाइफस्टाइल में जैसे कि हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, डिले नाइट सोते हैं, स्लीप करते हैं। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इससे मतलब है ऑटो इम्यून सिस्टम को, जैसे कि हम जानते हैं इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर बना है उसका काम होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम पैंक्रियाटिक सेल पे अटैक करना शुरू कर देती है। इम्यून सिस्टम क्या होता है कि पैंक्रियाटिक सेल को डिस्ट्रक्ट करना शुरू करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन कम होने लगता है या बंद होने लगता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। ये भी एक कॉजेज में है, ये भी एक रीजन होता है डायबिटीज होने का। एंड नेक्स्ट है PCOS, इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये ओनली फीमेल में होता है, गेस्टेशनल टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस में पाया जाता है PCOS, क्योंकि ओवरी में मल्टीपल सिस्ट हो जाता है या ओवरी में मैनी टाइप्स डिजीजेज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज होता है। नेक्स्ट हम जानते हैं क्लिनिकल फीचर या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इसको हम साइन सिम्टम के नाम से भी जानते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? अभी तक हम जाने इटियोलॉजी कॉजेज क्या होते हैं, अब हम जानेंगे लक्षण क्या होते हैं, इसके क्या पहचान है। तो सबसे पहला हमारा जो डायबिटीज का सबसे मेन सिम्टम्स होता है उसको बोलते हैं 3P सिम्टम्स। 3P सिम्टम्स क्या होते हैं? जो कि फर्स्ट होता है पॉलीडेप्सिया एंड नेक्स्ट वन है पॉलीफेजिया एंड लास्ट वन है पॉलीयूरिया। इसलिए इसको 3P का साइन दिया गया है। 3P मतलब पॉलीडेप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। पॉलीडेप्सिया क्या है? पॉली का मतलब मैनी होता है, डिप्सिया का मतलब थर्स्ट होता है, प्यास, जिसको बोलते हैं पॉली मैनी, डिप्सिया का मतलब थर्स्ट। पॉलीडेप्सिया का मतलब होता है इनक्रीज द थर्स्ट रेट। इस प्रकार के पेशेंट में क्या होता है, डायबिटीज के पेशेंट में ये तीनों सिम्टम्स कॉमन होते हैं। पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार प्यास लगना, पॉलीफेजिया, पॉली का मतलब मैनी, फेजिया का मतलब हंगरनेस, इसमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है इस प्रकार के पेशेंट में। पॉलीयूरिया मतलब यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, पेशेंट को बार बार यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये तीनों जो होते हैं कॉमन सिम्टम होते हैं डायबिटीज में। नेक्स्ट सिम्टम्स है ड्राउजीनेस का मतलब होता है थकावट लगना, पेशेंट में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होता है, उसको बोलते हैं ड्राउजीनेस। नेक्स्ट है ब्लर विजन का मतलब होता है पेशेंट को धुंधला दिखाई देता है।
ब्लर विजन का मतलब होता है पेशेंट को धुंधलापन दिखाई देता है। नेक्स्ट है टिंगलिंग, टिंगलिंग ऑफ लिम्स, टिंगलिंग ऑफ लिम्स। लिम्स का मतलब लोअर एंड अपर एक्सट्रीमिटी जो होती है बॉडी के अंदर, हाथ और पैर, वहां पे टिंगलिंग होता है। टिंगलिंग का मतलब झुंझुनाहट, वहां पे नमनेस फील होने लगता है पेशेंट में। ये हैं डायबिटीज के सिम्टम्स। नेक्स्ट हम इसके बारे में जानते हैं डायग्नोसिस क्या होती है। इसके जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, डायग्नोसिस, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन बोलते हैं उसको। जैसे कि हम डायबिटीज में क्या क्या जांचें कराते हैं, तो सबसे पहली हमारी जो है हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री टेकिंग है, फैमिली हिस्ट्री। हिस्ट्री टेकिंग मतलब फैमिली के बारे में पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कभी किसी को डायबिटीज हुआ तो नहीं था। ऐसा क्यों पूछते हैं? क्योंकि ये डायबिटीज जेनेटिकल भी होता है, हेरिडिटी कॉजेज भी होता है इसके, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर भी होता है। इसलिए हिस्ट्री टेकिंग भी पेशेंट से हम लेते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, या अभी आपके फैमिली में किसी को पहले था या नहीं था, ये सारी चीजें हम हिस्ट्री टेकिंग में करते हैं। नेक्स्ट है क्या कहते हैं ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट मेन इंपॉर्टेंट है, जिससे हम क्लेरिफाई करते हैं पेशेंट को डायबिटीज है या नहीं। ब्लड शुगर टेस्ट में हम मल्टीपल टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम 1 बाय 1 जानेंगे। फर्स्ट है हमारा आरबीएस। आरबीएस को क्या बोलते हैं? रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीएस को रैंडम ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब होता है पेशेंट को, रैंडम का मतलब कोई सिस्टमैटिक नहीं होता। पेशेंट का जब भी हम आरबीएस करने के लिए बोलते हैं तो पेशेंट को ये नहीं पूछते हैं कि आप खाना खाए हैं या नहीं खाए हैं। जैसे ही पेशेंट आता है उसको रैंडमली हम उसका सैंपल लेते हैं और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए पैथोलॉजी में भेज दिया जाता है, उसको बोलते हैं आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर। इसका नॉर्मल जो रेंज होता है, नॉर्मल रेंज जो होता है 80 से 150 mg पर डेसीलीटर, ये इसका नॉर्मल रेंज होता है। जब भी हम आरबीएस कराते हैं तो पेशेंट में ये नॉर्मल वैल्यू होती है 80 से 150 mg पर DL। इसके बीच में वैल्यू अगर है तो नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा है 150 से ज़्यादा है, इसका मतलब पेशेंट सफर फ्रॉम डायबिटीज। नेक्स्ट वन है हमारा FBS। FBS स्टैंड फॉर फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर। FBS का मतलब फास्टिंग होता है। फास्टिंग से जैसे आप लोग को पता है कि फास्टिंग का मतलब बिफोर मील, खाने से पहले या पेशेंट ब्रात हो उस कंडीशन में हम करते हैं तो उसको बोलते हैं FBS। पेशेंट कुछ खाया नहीं है, बिना खाए हम पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 70 to 110 mg पर DL, 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन है हमारा PP, जिसको बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल। नेक्स्ट है हमारा PP को बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल। पोस्ट पेरेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के बाद, आफ्टर मील। खाना खाने के बाद पेशेंट का जो सैंपल लिया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है
160 mg पर DL। ये इसका क्या है, नॉर्मल रेंज। पोस्ट प्रेगनेंट खाना खाने के बाद पेशेंट का जो वैल्यू आना चाहिए वो 120 से 160 के बीच में होना चाहिए। ये थोड़ा सा वेरी भी करता है, सारे पेशेंट में एक जैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल रेंज 120 to 160 mg पर DL होता है। लास्ट जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो होता है OGTT। इसको हम OGTT का नाम क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसका मतलब होता है इस प्रकार के पेशेंट में ग्लूकोज पाउडर 50 से 70 ग्राम ग्लूकोज पाउडर पेशेंट को इनटेक कराते हैं और उसके 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेंगे 2 घंटे बाद, जब पेशेंट को 50 से 70 ग्राम ग्लूकोज पाउडर इनटेक कराने के बाद। इसका नॉर्मल रेंज होता है 150 to 180 mg पर DL। ये हुआ इन्वेस्टिगेशन। डायबिटीज में ये सारे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर इसमें वैरी करता है या कुछ घटता है या बढ़ता है, तब हम उसको कैटेगराइज करते हैं पेशेंट डायबिटीज है या नहीं है। नेक्स्ट हम जानते हैं मैनेजमेंट। डायबिटीज इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मैनेजमेंट पे आते हैं। मैनेजमेंट मतलब ट्रीटमेंट, क्या क्या हम उपचार करेंगे, डायबिटीज होने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस हम लेंगे। मैनेजमेंट में पहला मैनेजमेंट आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब मेडिसिन से हम क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। नॉर्मली जो मेडिसिन चलती है इसमें एंटी डायबिटिक मेडिसिन। फर्स्ट है हमारा ग्लिपिजिड टैबलेट फॉर्म में होता है, उसको हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं ग्लिपिजिड। नेक्स्ट है मेटफॉर्मिन। ये 2 मेडिसिन होती हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हम इन दोनों मेडिसिन को देते हैं, ग्लिपिजिड एंड मेटफॉर्मिन मेडिसिन। एंड लास्ट है हम इंसुलिन थेरेपी करते हैं। इंसुलिन थेरेपी का मतलब इंसुलिन थेरेपी का मतलब इंसुलिन इंजेक्शन पेशेंट में इंजेक्ट कराते हैं, जिसको बोलते हैं इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं टीडीएस देते हैं पेशेंट को बिफोर मील, खाने के 1 घंटे पहले, बिफोर मील 1 आवर। 1 घंटे पहले हम पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी करते हैं, इंजेक्शन देते हैं टीडीएस, 1 दिन में 3 बार। ये तो हो गया हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या होता है, डाइटरी मैनेजमेंट डाइटरी मैनेजमेंट में जैसे कि शुगर कंटेंट को अवॉइड करना है, अवॉइड द शुगर कंटेंट्स। शुगर कंटेंट और सप्लीमेंट, जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है उस फूड को हमें अवॉइड करना होता है, जैसे कि पोटैटो, राइस, और भी जो भी शुगर कंटेंट्स होते हैं लाइक स्वीट्स होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट है
फैट जिसको बोलते हैं फैटी कंटेंट्स को हम कंटेंट्स और सप्लीमेंट को हम अवॉइड करते हैं। फैटी कंटेंट मतलब फ्राइड जो भी जिसमें ऑयली कंटेंट्स होते हैं, ऑयली सप्लीमेंट होते हैं, जैसे डीप फ्राइड फूड हो गए, डीप फ्राइड जो भी कंटेंट होते हैं उनको हमें अवॉइड करना होता है। अवॉइड द नेक्स्ट है हमारा जो फ्राइड मीट होते हैं, क्या होते हैं? फ्राइड मीट उसको अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट है चीज, ये जितने भी जिसमें ऑयली एंड सबसे ज़्यादा फैट डिपोजिशन होता है उस टाइप्स के फूड को हमें अवॉइड करना रहता है, और जंक फूड भी हमें अवॉइड करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। डाइट से हम क्या क्या मैनेज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें अभी तक इन शॉर्ट में जाने अभी तक। अब नेक्स्ट है हमारा फिजिकल मैनेजमेंट। फिजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है? फिजिकल मैनेजमेंट इसमें क्या होता है? फर्स्टली हमें एक्सरसाइज करना होता है। एक्सरसाइज। नेक्स्ट है वॉकिंग करना पड़ता है हमको 3 to 5 किलोमीटर। वॉकिंग 3 to 5 किलोमीटर बिफोर मील। खाना खाने से पहले हमको इवनिंग वॉक एंड मॉर्निंग वॉक करना रहता है 3 से 5 किलोमीटर, जिसकी वजह से हमारा डायबिटीज हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुड लाइफ स्टाइल। गुड लाइफ स्टाइल का मतलब होता है हमें प्रॉपर रूटीन वर्क में रूटीनली क्या होता है अपने फूड को इनटेक करना है एक नॉर्मल टाइम टेबल से। ये नहीं कि आप आज 8 बजे खा रहे हैं तो कल 10 बजे खा रहे हैं 12 बजे, ऐसा कुछ नहीं है। गुड लाइफ स्टाइल में हमें प्रॉपर रूटीन वर्क करना है, रूटीन वर्क के अकॉर्डिंग हमें सब मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशन। डायबिटीज होने के बाद हमें क्या क्या खतरा होता है? कॉम्प्लिकेशन अगर डायबिटीज को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिए तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे? सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है हमको डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब होता है रेटिना से रिलेटेड है। रेटिनो का मतलब रेटिना आई में पाया जाता है, पैथी मतलब डिजीज। रेटिना में डिजीज होता है मतलब आकुलर डिजीजेज हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि डायबिटीज होने के बाद जो शुगर कंटेंट्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से वैस्कुलरिटी बहुत कम हो जाती है। वैस्कुलरिटी मतलब ब्लड सप्लाई की मात्रा कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ऑकुलर डिजीज होने लगती है, रेटिना में डिजीज होने जाती है। नेक्स्ट है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये क्या होता है? डायबिटीज की वजह से नेफ्रोपैथी मतलब नेफ्रो का मतलब किडनी, पैथी का मतलब किडनी डिजीज होने लगती है। डायबिटीज की वजह से किडनी में डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट है न्यूरोपैथी मतलब नर्व डिजीज, जो कि हमें सेंसेशन फीलिंग बहुत कम होने लगती है, नर्व डिजीज हो जाते हैं, नर्व डैमेज होने लगती हैं, उनको बोलते हैं न्यूरोपैथी। नेक्स्ट एंड लास्ट होता है हमारा डायबिटिक कोमा। प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से लास्ट टाइम ऐसा आता है कि हमको कोमा हो जाता है। कोमा मतलब स्ट्रोक आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है, पेशेंट कोमा में चला जाता है, जो कि सबसे खतरनाक चीज होती है। पेशेंट लास्टली
फाइनली डेथ होने की संभावना हो जाती है। तो डायबिटिक कोमा में क्या होता है, जब डायबिटीज जो हमारा शुगर लेवल होता है वो 300 से ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 300 mg/dl। 300 से ज़्यादा अगर हमारा शुगर वैल्यू बढ़ जाता है ब्लड के अंदर तो हमें कोमा में जाने की संभावनाएं हो जाती हैं। थैंक यू। ये हमारा डायबिटीज हुआ, जो भी इतना डिस्कशन हुआ डायबिटीज के बारे में ये सॉल्व हुआ। थैंक यू। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।